दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज और लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमको पॉलिटी पढ़ाई, हमको आपसे पॉलिटी पढ़नी है। ये पहले पॉलिटी हमने केवल आपसे ही पढ़ी है तो हमको केवल और केवल आप ही से पॉलिटी पढ़नी है। इसलिए आप सभी की रिक्वेस्ट को मानते हुए हम आज से पॉलिटी के सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, और पॉलिटी में आपको बहुत डिटेल से पढ़ूंगा क्योंकि पॉलिटी पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो हम एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और साथ ही आप ऐसा मत सोचिए केमिस्ट्री की वीडियो क्या होगा, हम केमिस्ट्री वीडियो भी साथ साथ में चलाते रहेंगे। आप दोनों की तैयारी अब बहुत धुआंधार तरीके से यहाँ पर तैयारी शुरू होने वाली है। जिसने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल पछताएंगे, इसलिए बिल्कुल तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर आने वाली है। नॉलेज का बहुत सारा खजाना यहाँ पर शिवांश स्टडी पे आने वाला है। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आज कुछ बेसिक बातें और अगर कोशिश करेंगे संविधान सभा के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और हमेशा की तरह कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, किसी पीडीएफ किसी चीज के पीछे नहीं भागेगा, अपने नोट्स खुद बनेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर याद होगी। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान आखिर होता क्या है, हम कैसे संविधान को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो संविधान होता है, कोई शब्दों को अगर आप तोड़ेंगे तो एक होता है सम का मतलब होता है समान, एक होता है विधान अर्थात होता है कानून। अगर अब इन दोनों शब्दों को जोड़ दें, अब इन दोनों शब्दों को अगर जोड़ देते हैं तो एक अच्छी सी परिभाषा यहां पर निकल के आएगी कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा विधान जो सभी देश में सभी लोगों के लिए क्या होता है समान। विधान का मतलब क्या होता है कानून और सम का मतलब क्या होता है आपका समान। तो यहां से एक परिभाषा निकल के आई, एक ऐसा कानून जो देश में सभी लोगों के लिए क्या होता है समान होता है। उसी कानून को हम किसके नाम से जानते हैं, संविधान के नाम से यहां पर जानेंगे, तो उसी को हम संविधान कहेंगे। उसके बाद अब दुनिया में जो सबसे पहला संविधान निर्माण करने वाला देश था, दुनिया में सबसे पहले जो संविधान निर्माण किया गया था वो संविधान निर्माण एक देश के द्वारा किया गया था। देश का नाम था अमेरिका। जी हाँ, यूएसए दुनिया का वो पहला देश है जिसने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बन सकता है कि दुनिया का पहला संविधान निर्माण करने वाले देश का नाम बताइए। तो दुनिया में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश कौन मिलेगा आपको, अमेरिका। यहां से एक क्वेश्चन और घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि बताइए एशिया में सबसे पहले संविधान निर्माण किसने करा था। तो एशिया में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला जो देश मिलेगा वो देश आपको जापान मिलेगा। जी हाँ, एशिया में सबसे पहले संविधान निर्माण जापान के द्वारा किया गया था। और वहीं दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा यहाँ पर किया गया था। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में होगी। उसके बाद जो संविधान होता है वो संविधान दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब क्या होता है, एक संविधान जिसे हम लिखित संविधान के नाम से जानते हैं, एक संविधान जिसे हम लिखित संविधान के नाम से जानते हैं, और दूसरा संविधान जिसे हम अलिखित संविधान के नाम से जानते हैं। दूसरा संविधान जिसे हम अलिखित नाम से जानते हैं। अब ये शब्द आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहे होंगे। लिखित संविधान एक ऐसा संविधान जिसमें सभी बातों को लिखा गया हो, चीजों को हमने एक हार्ड कॉपी का रूप दिया हो, फिजिकल रूप दिया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम कौन संविधान बोलेंगे, लिखित संविधान बोलेंगे। और वहीं अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान कहलाएगा जिसमें हमने बातों को क्या नहीं करा गया हो, लिखा नहीं गया हो, जहाँ की बातों को हमने किताबी रूप नहीं दिया गया, कोई फिजिकल फॉर्म से किताब नहीं है, इसलिए ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान के नाम जानते हैं। अब जो लिखित संविधान है वह कुछ देशों का देखने को मिलेगा, जैसे कि भारत का संविधान कौन संविधान है आपका, लिखित संविधान है। वहीं अमेरिका का भी संविधान कौन सा संविधान देखने को मिलेगा आपको, लिखित संविधान देखने को ही मिलेगा। वहीं अगर मैं अलिखित संविधान की बात करूं तो जो ब्रिटेन है उस ब्रिटेन का संविधान कौन सा संविधान है, अलिखित संविधान है। आपने इजराइल देश का नाम सुना होगा, इजराइल का भी संविधान क्या देखने को मिलेगा आपको, अलिखित यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लिखित संविधान जहां पर उसको किताबी रूप दिया गया हो, एक प्रॉपर फिजिकल रूप दिया गया, उसको हम लिखित संविधान के नाम से जानते हैं। और वहीं जहां किताब का रूप नहीं दिया गया ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान के नाम से जानते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और वहीं इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताता हूं तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जी हाँ, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़े संविधान का नाम बताइए, तो भी आंसर क्या रहेगा, भारत ही रहेगा। वो सबसे बड़े लिखित संविधान का नाम बताइए, तो भी यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका, भारत ही यहाँ पर रहेगा। तो लिखित संविधान भारत का है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी किस देश का मिलेगा हमको, भारत का देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये बेसिक बातें बहुत आसानी समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। संविधान दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम तथा विधान, अर्थात एक ऐसा कानून तो देश में सभी लोगों के लिए क्या होता है, समान होता है, संविधान कहलाएगा। दुनिया में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश का नाम कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। एशिया में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश किसे माना जाएगा, जापान को माना जाएगा। वहीं संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान और एक कहलाएगा आपका अलिखित संविधान। लिखित संविधान भारत तथा अमेरिका का मिलेगा देखने के लिए, और भी कई देशों का हो सकता है। अलिखित संविधान किसका मिलेगा, ब्रिटेन और इजराइल का संविधान यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप
इतनी बातें आपको बहुत आसानी समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे संविधान में हमको कुछ चीजें देखने को यहाँ पर मिलेगी, जिन शब्दों का प्रयोग हमको लगातार करना पड़ेगा, तो मैं आपके सामने उनको डिस्कस करता हूँ। जैसे हम भाग शब्द का प्रयोग बहुत करेंगे। भाग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी कोई हिंदी की किताब मान लीजिए, तो हिंदी की जो किताब होती है उसमें अलग अलग पाठ होते हैं। हम यहाँ पर पाठ ना बोलकर एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? भाग के नाम से जानते हैं। अच्छा, हर पाठ का अपना कोई ना कोई नाम होता होगा। जैसे कि हिंदी के एक पाठ का नाम है समास विग्रह, वैसे ही संविधान में भी हर भाग का अपना नाम है। जैसे अगर मैं भाग नंबर किसकी बात करूं, 3 की बात करूं, तो भाग नंबर 3 का नाम हो जाएगा मौलिक अधिकार। जी हाँ, भाग नंबर 3 को हम फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या होता है, कैसे होता है, मैं हर बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए, भाग नंबर 3 क्या नाम हो जाएगा? मौलिक अधिकार। वैसे ही हिंदी की किताब में नाम होते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर भी नाम होते हैं। उसके बाद एक बात से वो ध्यान दीजिए, पर एक शब्द का काम आपको काफी पढ़ने वाला है। जैसे कि जो समास विग्रह होगा वो हिंदी किताब में जो पार्ट है उसका कोई ना कोई पेज नंबर से शुरू होता होगा। जैसे मान लो उसकी शुरुआत पेज नंबर 20 से लगाकर पेज नंबर 37 तक होती होगी। संविधान में पेज नंबर शब्द का प्रयोग ना करके हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, संविधान में हम आर्टिकल्स बोले जाते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार जो आर्टिकल है वो मौलिक अधिकार 12 से लगाकर कहां तक जाता है? आपका आर्टिकल 35 तक जाता है। इसका मतलब हम 2-3 शब्दों का काम बहुत पढ़ने वाला है। एक तो भाग शब्द का प्रयोग काफी करने वाले हैं और साथ ही एक अनुच्छेद शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो संविधान में अलग अलग भाग है और इस भाग के अंतर्गत आने वाले कई सारे क्या होते हैं? अनुच्छेद यहाँ पर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाग नंबर 1, तो भाग नंबर 1 का नाम हो जाएगा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से लगाकर कहां तक चर्चा की गई है? आर्टिकल 4 तक चर्चा की गई है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं भारतीय संविधान भाग नंबर 2 के बारे में, तो भारतीय संविधान भाग नंबर 2 काय की चर्चा की गई है? नागरिकता की चर्चा यहाँ पर की गई है। नागरिकता की चर्चा, और आर्टिकल 5 से लगाकर कहां तक चर्चा है? 11 तक है। वैसे ही मौलिक अधिकार जो आर्टिकल है वो 12 से लगाकर कहां तक चर्चा है? 35 तक यहाँ पर चर्चा की गई। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि संविधान में अलग अलग क्या है? भाग हैं, और अलग अलग प्रकार से क्या मिलेंगे हमको? उन्हीं भागों के अंदर अनुच्छेदों का प्रयोग देखने को मिलेगा। अब एक पॉइंट और हम कनेक्ट करते हैं। हमको ये पता करना है कि आखिर संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं। मूल रूप से कितने भाग थे और मूल रूप से कितने अनुच्छेदों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। अब साहब आप एक शब्द बोल रहे हैं मूल रूप से, तो ये मूल रूप से का मतलब क्या होता है? इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। मूल रूप से मतलब ये होता है कि जब संविधान का निर्माण किया गया था। जी हाँ, अब एक बात बताइए, जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय का समाज, उस समय के लोग अलग थे, और आज के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अलग सोच वाले लोग हैं। उस समय के लोगों की सोच क्या हुआ करती? थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। इसलिए उस समय के लोगों ने संविधान को अपने तरीके से बनाया। हम संविधान में अभी भी नई नई चीजें ऐड करते रहते हैं, समय के अनुसार हमारे संविधान को हम परिवर्तित करते रहते हैं। इसलिए 1950 के संविधान को, जो संविधान निर्माण के द्वारा बनाया गया था, उसे हम मूल संविधान के नाम से जानते हैं। उसी संविधान को हम मूल संविधान के नाम से जानते हैं। वैसे ही जो 2026 का संविधान है उसे हम वर्तमान संविधान के नाम से जानेंगे। अब क्या चेंजेस है दोनों में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं मूल संविधान में जो भाग हुआ करते थे वो भागों की संख्या कितनी थी, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हुआ करते थे, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी, ये सभी के बारे में हमको ये जानकारी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके सामने मैं 6 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 6 क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से बनेंगे कि मूल रूप से संविधान में जो भाग थे वो भाग कितने थे? आपके 22 थे। मतलब संविधान निर्माण ने कुल 22 भाग बनाए थे, लेकिन बाद में हमने इसमें 3 नए भाग जोड़ दिए। तो ये 3 नए भाग जुड़कर संविधान में वर्तमान कितने भाग हो जाएंगे? 25 भाग यहाँ पर हो जाएंगे। अनुच्छेद जब संविधान निर्माताओं ने बनाए थे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 395। अभी भी संख्या 395 ही है, लेकिन हमने उसमें एक काफी चीज जोड़ दी है। जैसे अगर आपको बात करूं आर्टिकल 51, पता है 51 के अंदर 51 के ए से लगाकर 51 के के तक यहाँ पर चर्चा की गई। ये 11 आर्टिकल नहीं जोड़ दिए गए, लेकिन नंबर सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं संख्या पूछूंगा आपसे तो कम से कम ये 465 से भी ज्यादा संविधान आर्टिकल्स यहाँ पर हो चुके हैं। अगर एक एक को इंडिविजुअली काउंट किया जाए तो उनकी संख्या 465 से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन वो जो नंबर है वो 395 के नाम से ही जाना जाएगा। 395 से आगे संविधान, आगे आर्टिकल नहीं बढ़े। इसी के अंदर चीज जोड़ कर काफी सारे पॉइंट हमने जोड़ दिए। वहीं अनुसूचियों की अगर बात करेंगे तो अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी? 8, और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हो जाएगी? आपका 12 अनुसूचियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आई होप आपको मूल रूप से शब्द का मतलब समझ में आया होगा। मूल रूप से मतलब जिस समय संविधान का क्या किया गया था, निर्माण यहाँ पर किया गया था, उस समय के हिसाब से चीजों को बांटा जाता है, उस समय के हिसाब से बात की जाती है। तो पहले का संविधान अलग हुआ करता था और आज का संविधान जो है वो अलग है। बस आपसे यही पूछा जाएगा कि पहले के संविधान और अभी के संविधान में क्या डिफरेंस रहा है। तो हमने टोटल मिलाकर कितने भाग जोड़ दिए हैं? 3 नए भाग जोड़े हैं। आर्टिकल्स तो काफी सारे हमने ऐड कर दिए। अनुसूचियां जो है टोटल मिलाकर कितनी जोड़ी है? 4, 9, 10, 11 और 12। हमने 4 नई अनुसूचियां यहाँ पर संविधान में शामिल करी है। तो ये हो जाएगा संविधान का कुछ बेसिक। अब चलिए हम इसी की चीजों को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि आखिर साहब
हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ी संविधान है, लेकिन ये संविधान निर्माण किया किसके द्वारा गया? तो भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया। तो हमारा आज का जो सबसे मेन टॉपिक रहेगा जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक संविधान सभा ही है। आगे कैसे संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया, क्या क्या अड़चनें आई, कब कब पहली बैठक हुई थी, किस किस को अध्यक्ष बनाया गया था, टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ था, कितने देशों के संविधानों की चर्चा की गई इसके अंदर अपना, इन सभी बातों पर हम बहुत डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर एंड तक और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप ये पूरी पॉलिटी में से पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जाकर बैठेंगे आप बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर स्कोर करेंगे, क्योंकि हम पॉलिटी पर बहुत ही बारीकी से और बहुत डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा, सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। जी हाँ, संविधान सभा वो सभा जिसने हमारे देश के संविधान का क्या किया था, निर्माण। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं संविधान का भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और वो चीजें उनको आगे चलकर दिक्कत करती है। तो संविधान सभा जिसने हमारे देश का क्या बनाया था, संविधान का निर्माण यहाँ पर किया था। अब यहीं से पहला क्वेश्चन बनना आपसे शुरू होगा कि आखिर संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने करी थी, आखिर वो कौन थे जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी थी। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक साहब ने सन 1895 में अपने एक विधेयक जिसका नाम हुआ करता था स्वराज विधेयक, मेरी बात फिर सुनिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में 1895 में सबसे पहले अपने स्वराज विधेयक में किस चीज की सबसे पहली मांग करी थी, संविधान सभा की सबसे पहली बार, संविधान सभा की सबसे पहली बार क्या की गई थी, आपका मांग यहां पर की गई थी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे एग्जाम में। तो संविधान सभा की पहली मांग बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 में अपने स्वराज विधेयक में यहां पर की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने, जी हाँ, अब महात्मा गांधी अगर किसी चीज की मांग करेंगे तो वो अपने आप में क्वेश्चन बनना बहुत लाजमी है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार संविधान की मांग की गई, संविधान सभा की मांग गई। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। जी हाँ, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है संविधान को लेकर। तो भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। और इस बात की जो चर्चा है उन्होंने कहां पर करी थी, तो यंग इंडिया। जी हाँ, यंग इंडिया उनकी पत्रिका का नाम हो जाएगा। यंग इंडिया में इस बात का क्या देखने को मिलेगा, वर्णन यहां पर देखने को मिलेगा। यंग इंडिया में इस बात का वर्णन देखने को मिलेगा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार यहां पर होना चाहिए। तीसरा 1928 नेहरू रिपोर्ट आती है और नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान की मांग यहां पर की जाती है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सबसे फेमस पॉइंट यहां पर आने वाला है कि कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे जिनका नाम था M.N. रॉय। जी हाँ, एक कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय ने सबसे पहली बार औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय ने सबसे पहली बार औपचारिक रूप से, जी हाँ, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी थी। तो ये क्वेश्चन काफी ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। M.N. रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने सबसे पहले किस रूप में, औपचारिक रूप में, अभी तो कोई भी ऑफिशियल मांग नहीं कर रहा है। एक सेकंड मैं देख लेता हूं कि ये सबसे पहले तो जितना मैं लिख रहा हूं इतना वीडियो में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे का सेक्शन हाँ आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो M.N. रॉय पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा की कौन सी मांग करी थी, आपका औपचारिक मांग यहाँ पर की गई। अब इतनी सारी मांग होने के बाद अंग्रेजों ने हमारी मांग को सुना और अंग्रेजों ने एक मिशन भारत में भेजा जिसका नाम हुआ करता था कैबिनेट मिशन। जी हाँ, भारत में कैबिनेट मिशन का क्या होता है, आगमन होता है। इसके पहले आता है क्रिप्ट प्रस्ताव, लेकिन महात्मा गांधी क्रिप्ट प्रस्ताव को एक ऐसी बैंक का चेक बोलते हैं जिसकी तारीख क्या कर चुकी है, निकल चुकी है, पोस्ट डेटेड चेक कहा है। जी हाँ, क्रिप्ट मिशन को महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। और वहीं जवाहरलाल नेहरू में एक बात और जोड़ते हैं कि हाँ गांधी जी आप सही कह रहे हैं और ये ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक क्या हो चुका है, दिवालिया। ये सारे स्टेटमेंट किसके द्वारा किसके लिए दिए गए, क्रिप्ट मिशन के लिए दिए गए। तो हमसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहीं की मांग करने आया था, भारतीयों की मदद की मांग करने आ पाया था, जिसको हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद सेना की तरफ से ब्रिटिश सरकार की तरफ से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। अब
सबसे पहले कैबिनेट मिशन के द्वारा कुछ ना कुछ क्या दिए गए थे, प्रस्ताव यहां पर दिए गए थे। प्रस्ताव क्या दिए गए थे? पहला प्रस्ताव यह था कि जो संविधान सभा का चुनाव है, जो संविधान की सभा का जो चुनाव होगा वो सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, सीमित मताधिकार के आधार पर दिया जाएगा। सीमित मताधिकार के आधार पर संविधान, मतलब अंग्रेज हमारी मांग मान चुके हैं। अंग्रेजों ने संविधान सभा के निर्माण की बात कर दी है और इसी संविधान सभा के निर्माण के लिए उन्होंने ब्रिटेन से 3 सदस्यीय दल कैबिनेट मिशन भारत में भेजा, जिसने कुछ प्रस्ताव यहां पर पारित किए थे। वही प्रस्ताव को मैं आपको समझा रहा हूं कि पहला प्रस्ताव यह करा था कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य चुने जाएंगे उनका जो चुनाव है वो किस आधार पर किया जाएगा? सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह कहा गया कि प्रति 10 लाख पर देश की प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, देश की प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा की एक सीट का निर्माण किया जाएगा। इसी के आधार पर उस समय लगभग हमारी जनसंख्या, देश की उस समय लगभग जनसंख्या कितनी हुआ करती थी? 4 करोड़ तो काफी कम हो जाएगी हमारे देश के हिसाब से। 40 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या हुआ करती थी। और उस समय ये बात कर रहा हूं मैं, जो संविधान निर्माण होने वाला है, संविधान सभा 1946 की बात कर रहे हैं अपन, 40 करोड़ की जनसंख्या थी और उसी आधार पर कुल संविधान सभा में सीटों का निर्माण किया गया। कितनी? 389 सीटें यहां पर गठित की गई थी। तो ये भी प्रस्ताव किसके आधार पर माना गया? कैबिनेट प्रस्ताव के आधार माना गया। तीसरा, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। जी हां, जो पाकिस्तान की मांग थी, इस पाकिस्तान की मांग को पूरे तरीके से क्या करवा दिया गया था? ठुकरा दिया गया था। अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि भैया 2 देश नहीं बनेंगे, देश क्या बनेगा? एक ही बनेगा। पाकिस्तान नाम से किसी भी देश का निर्माण नहीं किया। क्रिप्ट प्रस्ताव में गधे मान गए थे अंग्रेज, लेकिन बाद में इन्होंने इस बात को इनकार कर दिया कि पाकिस्तान का क्या नहीं होगा? निर्माण नहीं होगा। पाकिस्तान की मांग को पूरे तरीके से क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। एक और बात, जो चुनाव किया जाएगा, जो चुनाव लोगों के बीच में किया जाएगा वो अप्रत्यक्ष आधार पर होगा, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और एक और बात, यहां पर ब्रिटिश प्रांतों को, ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या होता है? जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया हुआ था उनको अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। ब्रिटिश प्रांतों को अनिवार्य रूप से शामिल करना ही होगा और देसी रियासत इसमें शामिल होगी ही होगी आपका। तो एक और इसमें पॉइंट जोड़ देते, ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ में जो देशी रियासतें हैं, इन देशी रियासतों को भी संविधान सभा में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रस्ताव किसके द्वारा दिए गए थे? कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव दिए गए थे। मैं पीछे हटता हूं, अब इस चीज को एक बार ध्यान दीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप चीजों को वापस से रिकॉल कर पाएंगे। और अगर वीडियो को रोक कर सबसे बढ़िया इन चीजों को लिख लीजिए, सबसे बढ़िया चीज आपके लिए होगी, तब इसको रोक लीजिए ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से क्या हो पाएगी? रिविजन यहाँ पर हो पाएगी। मैं पीछे हटता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे चीजों को पढ़ लीजिए। तो ये जितने भी प्रस्ताव दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव दिए गए थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य यहाँ पर कितने थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल मिलाकर कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 सदस्य यहाँ पर हुआ करते थे। अभी तीनों सदस्यों के नाम आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला एबी अलेक्जेंडर, सबसे पहले एबी अलेक्जेंडर साहब हुआ करते थे। दूसरा पैथिक लॉरेंस, और ये जो पैथिक लॉरेंस साहब है इसके अध्यक्ष हैं। जी हाँ, पैथिक लॉरेंस साहब इसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे। पी लिख देता हूं मैं इसकी जगह पे। और तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्ट यहाँ पर रहेंगे। ये क्रिप्ट मिशन में भी आए थे, तो स्टेफर्ड क्रिप्ट। तो कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 सदस्य यहाँ पर हुआ करते थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर क्रिप्ट। यहाँ पर जो क्रिप्ट मिशन के समय पर भी भारत में आए थे भारत को मनाने के लिए। तो ये हो जाएगा कि किस प्रकार से हमने संविधान सभा की मांग करी और उस प्रकार से संविधान सभा को मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और उसमें उन्होंने कुछ प्रावधान दिए, जो प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। अब जब संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो टोटल मिला के कितनी सीटें हो जाएगी आपका? 389। अब हम सीटों का बंटवारा पढ़ते हैं कि आखिर कैसे सीटों का बंटवारा किया गया, किस किस को कितनी कितनी सीटें दी गई, उस बात पे चर्चा करते हैं। चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ये चीजें थोड़ी सी डीप लेवल की है, लेकिन मैं आपको हमेशा बताया है कि जब भी पढ़िए डीप में ही पढ़ना है। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और चीजों को बहुत डीप में जाकर पढ़िए। आप जितना उथला पढ़ेंगे चीजें आपको उतनी ज्यादा दिक्कत देगी। और जितना डीप में जाकर पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। किसी भी एग्जाम में जाकर बैठिएगा, आपको चीजें कभी भी हल्की नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आता है। हर बार हल्का हल्का पढ़ेंगे, उसको 3 बार 4 बार हर बार सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, धमेड़ के। चलिए, अब हम सीटों का बंटवारा यहाँ पर करते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि तो टोटल सीटें हुआ करती थी, वो टोटल सीटें कितनी थी आपका? 389 यहाँ पर सीटें थी। अब 389 का जब हम बंटवारा करेंगे
तो ये बंटवारा दो आधार पर किया जाएगा, जिसमें से 296 सीटों पर तो क्या होगा, चुनाव होगा, और 93 सीटों पर सीधे देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व बैठेंगे। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को चुना जाएगा, प्रतिनिधि को सीधे चुना जाएगा, बिना चुनाव के इनको संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस 296 में से भी 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, ब्रिटिश भारत से आएंगे, जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों का क्या हुआ करता था, शासन, तो ब्रिटिश भारत से चुनकर आएंगे। और 4 जो रहेंगे 296 में से 292 हो गए, तो बचे कौन 4, इन 4 पर कमिश्नरी शासन रहेगा। जी हाँ, इन 4 जगह पर किसका शासन था, कमिश्नरी शासन था। और ये 4 जगह काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप पूछ सकते हैं आपसे, तो इनको याद करने का तरीका बताता हूं, एबीसीडी के हिसाब से याद कर सकते हैं इसको आप। एबीसीडी के हिसाब से अब इन चीजों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी 4 कौन कौन थे देखो, ए से, तो ए से हो जाएगा कौन आपका, अजमेर हो जाएगा। बी से हो जाएगा कौन, बलूचिस्तान, मतलब यहाँ जो शासन है वो कमिश्नर के आधार पर, किसी व्यक्ति के अधिकारी के आधार पर किया जाता, तो बलूचिस्तान के आधार पर किया जाएगा। सी से रहेगा कुर्ग, कर्नाटक में पड़ेगा। और डी से रहेगा दिल्ली। तो ये एबीसीडी के अनुसार आप चीजों को याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने सीटों का क्या किया था, बंटवारा, क्योंकि हमको कैबिनेट मिशन ने बोला था कि संविधान सभा का निर्माण करते समय कुल सीटें कितनी होनी चाहिए, तो 389 कुल सीटें होनी चाहिए। तो हमने 389 सीटें रखी वहां पर। अच्छा, इस सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया गया था, जनसंख्या के आधार पर किया गया था। 10 लाख पर एक जनसंख्या होनी चाहिए थी आपका इसमें, इसलिए कुल मिला के 389 सीटें बनी। 318 में से 93 सीटों पर देशी रियासतें बैठी और 296 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। ये चुनाव में से भी 292 ब्रिटिश भारत की हुआ करती थी और 4 पर कौन बैठी थी, आपकी कमिश्नरी यहाँ पर विराजमान थी। अब यहाँ पर 1946 में क्या हुए, चुनाव हुए। जुलाई अगस्त 1946 जुलाई अगस्त में संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ, चुनाव हुआ। और चुनाव के आधार पर फिर इनको लोगों को सीटें बांटी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात और कर दूं, इन सीटों में रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। जी हाँ, कुछ सीटें जो थी उनमें आरक्षण की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। अब कौन सी सीटें किस किस के लिए आरक्षित थी उसके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं। जैसे मुस्लिम लीग के लिए सीटें आरक्षित थी और वहीं सिखों के लिए भी कुछ सीटों का आरक्षण यहाँ पर किया गया था। अब आपसे ये पूछेंगे संविधान सभा में मुस्लिम लीग के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी और वहीं सिखों के लिए कितनी सीटों का आरक्षण यहाँ पर किया गया था। तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। व्हाइट मार्कर बोर्ड में सबसे बड़ी समस्या ये है, हर चीज को बार बार लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। अगर मैं पहले से लिख के बैठ जाऊं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर तो टीप के पढ़ा रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ दे खाली आपका उसमें, तो वो भी बड़ी समस्या है। तो ये चलिए मैं आपकी ये चीजें लिख कर, अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कृपा करके आप इतनी मेहनत तो कम से कम कर ही सकते हैं कि एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, अपनी स्टोरी पर लगा दीजिए। कम से कम इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, अब सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था यहां पर की गई थी। अभी आरक्षण किस किस को मिला हुआ था, तो एक तो मुस्लिम लीग को आरक्षण मिला हुआ था इन सीटों में। मुस्लिम लीग को कितनी सीटों पर था, 79 सीटों पर मुस्लिम लीग को क्या था, आपका आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं सिखों को जो आरक्षण मिलना था वो कितनी सीटों मिलना था, 4। और बाकी की जो सीटें थी वो सभी के लिए मतलब किसके लिए हो जाएगी, आपका सामान्य के लिए हो जाएगी। 213 सीटें सभी के लिए हो जाएगी। जब आप टोटल करेंगे तो वापस हम कहां आ जाएंगे, 389 सीटों पर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए ये आरक्षण सीटों का यहाँ पर किया गया था। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको जुलाई अगस्त में क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों के लिए क्या होगा, चुनाव होगा 296 सीटों पर। जब 296 सीटों पर चुनाव होगा तो जब रिजल्ट आया, जब संविधान सभा का चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में जो कांग्रेस पार्टी होती है वो टोटल मिला के सीटें जीतती है 208। मुस्लिम लीग, जी हां, मुस्लिम लीग सीटें जीतती है कितनी, 76 सीटें जीतेगी आपका। और तीसरा, अन्य सीटें जो हैं वो जीती जाएगी कितनी, आपकी 15 यहां तक जीती जाएगी। इस प्रकार से 296 सीटों पर फिर से क्या हुआ था, आपका चुनाव यहां पर करवाया गया था। 296 सीटों पर क्या हुआ था आपका चुनाव, और 296 सीटों में से 208 सीटें जीती किसने, आपका कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग ने 76, एक सेकंड इसको चेक करते हैं, 8 और 6 14 और 5 19, गड़बड़ हो रहा है, ओहो यहाँ 3 आएगा, ये टोटल में काउंटिंग गलत हो रही है आपका। अब देखिए, अब इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 296 वापस आ जाएगा। तो जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस 208 सीटें जीत चुकी थी, मुस्लिम लीग 73 सीटों पर विजय थी और अन्य सीटें कितनी थी, आपका 15। मुस्लिम लीग के मन में यहीं से खुद का जन्मा था, मुस्लिम लीग यहीं से खुद का जन्मा था कि अगर हम भारत में रहते हैं तो हम तो बहुत कम सीटें जीत पाए। मुस्लिम लीग को लगा था कि चुनाव में बहुत सारी सीटें जीत पाएंगे।
अब बहुत सारी सीटें जीत पाएंगे तो भारत पे हमारा अच्छा खासा अधिकार रहेगा, लेकिन वो यहाँ पर देख के बहुत शॉकिंग हुए और इसी के बाद उनके मन में बात आएगी कि अब हम भारत के साथ नहीं रह सकते, हमको भारत से अलग एक देश का निर्माण करना पड़ेगा जिस देश का नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान निर्माण, खेल पाकिस्तान की मांग तो काफी समय से चल रही थी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान आज की उपज है, पाकिस्तान बहुत पुरानी उपज है, लेकिन ये देखकर उनके मन में बहुत खुटका लगा, उनको लगा नहीं था। याद कीजिए 79 सीटें उनके लिए आरक्षित थी, वो आरक्षित सीटों में भी नहीं जीत पाए, 73 सीटें जीत पाए हमका, इसलिए यहाँ पर उनको बहुत खटका रहेगा। अन्य सीटें टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी आपका 15 यहाँ पर सीटें हो जाएगी। इस प्रकार से संविधान सभा की सीटों का बंटवारा किया गया, कैसे कैसे बंटवारा हुआ और कैसे आरक्षण दिया गया और उसके हिसाब से क्या आया रिजल्ट आया। मैं एक बार फिर पीछे हटता हूँ, इन चीजों को आप ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए, इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप चीजों को बाद में भी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे। फिर इसी के बाद मैं चीजों को थोड़ी और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, चीजों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं। जब भी पढ़ें बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर चीजें पढ़िए, चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, इसी में मैं कुछ पॉइंट जोड़ूंगा आगे, इसी चीज में मैं कुछ पॉइंट ऐड करते हैं अपन। जैसे संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। जी हाँ, इन 15 महिलाओं के मैं आपको नाम भी बताऊंगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें समिति, अंतरिम सरकार और महिलाओं के नाम पे चर्चा करेंगे, तो मैं वहां आपको सारी बताऊंगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, यहाँ पर कुल 15 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछने लायक है कि जो संविधान सभा थी, मैं ऐसा लिखूंगा, संविधान सभा जो हुआ करती थी उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोग थे। तो ध्यान दीजिए, जो एससी कैटेगरी के लोग हुआ करते थे इनकी संख्या कितनी थी आपका 23 थी, और जो एसटी कैटेगरी के लोग थे इनकी संख्या कितनी थी आपका 33। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम, हो सकता है थोड़ा डेटा गलत हो। तो एससी कैटेगरी की संख्या जो थी वो 26 हुआ करती थी। जी हाँ, माफ कीजिएगा, एससी कैटेगरी के जो सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या कितनी थी आपका 26, और एसटी कैटेगरी की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 26। तो टोटल मिलाकर 59 लोगों ने, जी हाँ, टोटल मिलाकर 59 जो थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने संविधान सभा में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। संविधान सभा में वो लोग जीत के यहाँ पर आए थे, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। एससी 26, दोनों अगर अलग अलग पूछते हैं तो 26, एसटी अलग से पूछेंगे 33, जब दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा तो ये संख्या मिलाकर कितनी हो जाएगी आपका 59 यहाँ पर संख्या हो जाएगी। तो इस आधार पर संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी आपका 15, एससी महिला कितनी मिलेगी हमको 26 और एसटी महिला कितनी हो जाएगी 33, जिसमें दोनों मिलाकर 59 सदस्यों ने यहाँ पर क्या लिया था, भाग यहाँ पर लिया था। आई होप आपको इतनी बातें समझ आएगी। अब हम संविधान सभा की बैठकों का आयोजन यहाँ पर करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था, बैठक कहां पर हुई थी, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था। मुझे पता है कि आपने बहुत सारी चीजें पहले से याद कर रखी है, लेकिन मैं आपको उससे भी ज्यादा चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप में चीजें पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एक ही बार पढ़ना पड़े चीजों को, बार बार चीजों को पढ़ने की आपको नौबत ना आए। चलिए, अब संविधान सभा की हम बैठकों का आयोजन यहाँ पर करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर को आयोजित की गई थी, दूसरी बैठक 10 दिसंबर को होगी, तीसरी बैठक 11 दिसंबर को होगी और 13 दिसंबर को 5वीं बैठक का यहाँ पर क्या किया जाएगा, आयोजन। चलिए, उसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब संविधान सभा की, संविधान, इसी को हेडिंग को आगे बढ़ा दें, संविधान सभा की बैठक का आयोजन यहां पर करते हैं। अब तो संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन होगा। जी हाँ, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आप सभी को डेट तो मेरे हिसाब से सबने रट्टा मार रखी होगी, 9 दिसंबर 1946। जी हाँ, संविधान सभा की पहली बैठक का जो आयोजन किया गया था वो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर किया गया था। अच्छा, ये बैठक का आयोजन किस जगह पर हुआ था, तो ये दिल्ली के काउंसिल ऑफ चेंबर, दिल्ली के काउंसिल ऑफ चेंबर पुस्तकालय में। जी हाँ, दिल्ली के काउंसिल ऑफ चेंबर पुस्तकालय में इनका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। पहली बैठक में कुल मिलाकर 211 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था, 211 लोगों ने यहाँ पर क्या लिया था, भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन, ये दिल्ली क्वेश्चन में आया हुआ है, डेट की एग्जाम में आई हुई है, सारी बातें आपको पता करनी है। दिल्ली के काउंसिल ऑफ चेंबर पुस्तकालय में बैठक का आयोजन किया गया। पहली बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, 211 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। अब पहली बैठक में हमने एक काम और ये किया कि हमने हमारा पहला किसको चुना, अध्यक्ष को यहाँ पर चुना। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष को यहाँ पर चुना गया, और ये जो पहले अध्यक्ष हमने चुना था
ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा साहब संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर क्या किए गए थे, नामित यहाँ पर किए गए थे। अब मेरे बात ध्यान सुनिए, ये सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया अध्यक्ष? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा साहब इस पूरी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ आदमी थे, और ये वरिष्ठ जो था, वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष चुनने की जो व्यवस्था है हमने कहां से ली थी? फ्रांस से संविधान से ली थी। जी हाँ, ये वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा के अध्यक्ष चुनने की जो व्यवस्था है हमने फ्रांस के संविधान से ली थी। इसलिए जो अध्यक्ष चुना गया वो किसको चुना गया? आपका सच्चिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया। लेकिन हमने अगली बैठक में सिन्हा साहब को इस पद से क्या कर दिया? हटा दिया, और राजेंद्र प्रसाद को हमने इसका अध्यक्ष बनाया। क्योंकि सिन्हा साहब उस बैठक को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने फिर दूसरी बार राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाएंगे। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बताइए। तो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष होना जाएंगे आपके सिन्हा साहब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बैठक जब होगी अगले दिन, उस समय हम अध्यक्ष को बदलकर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर क्या बनाएंगे? अध्यक्ष यहाँ पर चुनेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये तो अध्यक्ष नाम हो जाएगा, दो उपाध्यक्ष के नाम भी आपको याद कर दें। जी हाँ, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, एक का नाम था एससी मुखर्जी। अध्यक्ष तो सबको याद है, अध्यक्ष का नाम तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम सभी को याद है। एक हो जाएगा आपका एससी मुखर्जी और एक हो जाएंगे आपके टीटी कृष्णमाचारी। जी हाँ, टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। तो पहले एससी मुखर्जी साहब उपाध्यक्ष हो जाएंगे और दूसरे उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके टीटी कृष्णमाचारी यहाँ पर उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और अध्यक्ष तो हमको पता ही है, सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष थे, जो कि कौन से संविधान से आए थे? आपके फ्रांस के संविधान से ये व्यवस्था यहाँ पर ली गई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, ध्यान दीजिए, उपसभापति, उपसभापति। जी हाँ, अध्यक्ष अलग है, उपाध्यक्ष अलग है, और उपसभापति का नाम आपको पता होना चाहिए। और जो उपसभापति हुआ करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे को ये बात पता नहीं होगी, तो फ्रैंक एंथोनी। जी हाँ, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी जी संविधान सभा के पहले क्या हुआ करते थे? उपसभापति यहाँ पर हुआ करते थे। पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हमने दूसरी बैठक का आयोजन, ये तो कौन सी बैठक? आपकी पहली बैठक। उसके बाद हम आयोजन करेंगे कौन सी बैठक का? दूसरी बैठक का। और दूसरी बैठक का आयोजन अगले ही दिन किया गया था, मतलब 9 दिसंबर के बाद अगली बैठक का आयोजन 10 दिसंबर 1946 को किया गया। और यहाँ पर हमने अध्यक्ष बदलने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद प्रस्ताव पर बहुत सारे लोगों ने, इस प्रस्ताव पर बहुत सारे लोगों ने अपनी क्या रखी? सहमति रखी। और इस सहमति को हमने तीसरी बैठक में क्या कर दिया? पारित कर दिया। तो फिर से हमारी कौन सी बैठक का आयोजन होगा? तीसरी बैठक का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और तीसरी बैठक अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर 1946 को होगी। और 11 दिसंबर 1946 को हमने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया। जी हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो संविधान सभा के क्या कहलाएंगे? अध्यक्ष। और ये कौन से अध्यक्ष कहलाएंगे आपके? तो स्थायी अध्यक्ष यहाँ पर कहलाएंगे या जाने जाएंगे। तो संविधान सभा के दो अध्यक्ष, एक हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा साहब, लेकिन ये कौन से वाले अध्यक्ष कहलाएंगे? आपके अस्थायी अध्यक्ष कहलाएंगे। वहीं राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष कहलाएंगे? स्थायी, जो बिल्कुल अंत तक, जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक क्या रहेंगे? हमारे अध्यक्ष यहाँ पर रहेंगे। तो ये तीसरी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया। उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है, इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। और यही आगे चलकर संविधान के राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। उसके बाद चौथी बैठक, और चौथी के बाद कौन सी बैठक होगी? आपका पांचवी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया। और ये जो पांचवी बैठक का आयोजन है ये कितनी तारीख को किया जाएगा? आपका 13 दिसंबर को, मतलब 5 दिन लगातार यहाँ पर बैठकों का आयोजन किया गया था। और पांचवी बैठक का आयोजन 13 दिसंबर किया गया। अब 13 दिसंबर के दिन भी एक इंटरेस्टिंग घटना हुई थी। 13 दिसंबर के दिन जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जी हाँ, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव पढ़ा था। जी हाँ, उद्देशिका प्रस्ताव पढ़ा गया। इस उद्देशिका प्रस्ताव में कुल मिलाकर, उद्देशिका प्रस्ताव में कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेदों को यहाँ पर शामिल किया गया था। इन उद्देशिका प्रस्ताव में कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद थे? 8। और ये जो उद्देशिका प्रस्ताव है ये 22 जनवरी, जी हाँ, उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947, अगले बार जैसे दिसंबर चल रहा है तो 22 जनवरी को क्या कर दिया गया था? पास कर दिया गया था। एक बात और ऐड करेंगे इस चीज के अंदर कि यही जो उद्देशिका प्रस्ताव है आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बनेगी? प्रस्तावना का रूप यहाँ पर लेगी। जी हाँ, तो संविधान सभा की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना वही थी जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किस रूप में पढ़ी थी? उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में यहाँ पर पढ़ी थी। तो संविधान सभा की कुल बैठक कितनी होगी? आपका 5 बैठक का आयोजन किया गया। पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। ये दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर कहां पे हुई थी? आपका पुस्तकालय में हुई थी। 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला, हमने पहली बैठक में किसको अध्यक्ष बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अध्यक्ष बनाया, जो कि
फ्रांस के संविधान से प्रावधान लिया गया था कि सबसे वरिष्ठ आदमी कोई संविधान सभा का क्या बनना चाहिए, अध्यक्ष यहाँ पर बनना चाहिए। उपाध्यक्ष के रूप में हमने 2 लोगों को चुना, पहला एससी मुखर्जी और दूसरे टीटी कृष्णमाचारी। बहुत से कम लोगों को बात पता होगी कि उपसभापति के रूप में कौन हुआ करते थे आपके, फ्रैंक एंथोनी यहाँ पर हुआ करते थे। बात इंपॉर्टेंट रहेगी। अब दूसरी बैठक हमने कहा हुई 10 दिसंबर को, और इस दिन हमने अध्यक्ष बदलने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा, जिसको बहुत सारे लोगों ने स्वीकृत कर लिया था। इसलिए इसका इस प्रस्ताव को हमने तीसरी बैठक यानी कि 11 दिसंबर को पारित किया, और 11 दिसंबर को हमने जो अध्यक्ष के रूप में चुना, वो चुना किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे क्या बन जाएंगे, स्थायी अध्यक्ष, जिन्हें बिहार का गांधी भी यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद 5वीं बैठक का आयोजन कब किया गया आपका, 13 दिसंबर को यहाँ पर किया गया। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने क्या पढ़ा था, उद्देशिका प्रस्ताव पढ़ा। और उद्देशिका प्रस्ताव जो है, जिसमें कितने अनुच्छेद हुआ करते थे, 8 अनुच्छेद यहाँ पर हुआ करते थे। और 8 अनुच्छेदों को 22 जनवरी को यहाँ पर क्या कर दिया गया, पास करवा दिया गया। और पास करवाने के बाद इसी को आगे चलकर जब संविधान बनकर खत्म हो जाएगा, तो इसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1 सेकंड मैं चेक कर लेता हूं कि इतना इसके नीचे की चीज आ रही नहीं, वरना फिर मैं रफ करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा और आ जाएगा नीचे। चले, अब ध्यान दीजिए, इस दिन संविधान बनने का काम शुरू हो तो गया। अब वो संविधान बनने का काम खत्म कब हो गया, तो ये जो काम खत्म हुआ था, ये खत्म हुआ था आपका 26 नवंबर। जी हाँ, 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जब संविधान निर्माण का कार्य क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, संविधान पूरा बन चुका था। संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, और ये संविधान निर्माण काम पूरा हो चुका था, लेकिन संविधान को लागू नहीं किया गया। संविधान के केवल कुछ ही अनुच्छेदों को, केवल कुछ अनुच्छेदों को, कुछ में से बहुत ज्यादा जरूरी थे, उनको कुछ अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, जिनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 15 अनुच्छेद यहाँ पर माने जाते हैं। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेदों को यहाँ पर लागू किया गया था, और 15 अनुच्छेद उस समय लागू करना बहुत जरूरी थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, लेकिन संविधान को 2 महीने बाद मतलब कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से, जितना संविधान था, हमने संविधान को पूर्ण रूप से यहां पर क्या कर दिया था, लागू यहां पर कर दिया था। इसलिए संविधान को आंशिक रूप से 26 नवंबर और संविधान को पूर्ण रूप से हमने 26 जनवरी के रूप में यहाँ पर क्या कर दिया था, लागू यहाँ पर कर दिया था। आई होप आपको इतनी बात यहाँ पर समझ में आएगी। इसलिए 26 जनवरी को हम दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस का नाम गणतंत्र दिवस है। और वहीं आगे चलकर जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आएगी, तो वो 26 नवंबर को एक दिवस के रूप में घोषणा करेंगे, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस आपसे पूछा जाएगा, तो संविधान दिवस को कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को यहाँ पर मनाया जाता है, जिस दिन संविधान हमारा बनकर क्या हो चुका था, तैयार हो चुका था। एक क्वेश्चन फिर बनेंगे हम यहाँ से कि संविधान को बनने में लगने वाला समय कितना था। तो भारतीय संविधान को बनने में कुल मिलाकर 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन का क्या लगा था, समय यहाँ पर लगा था, जिसे आप लगभग कितना कह सकते हैं, 3 साल यहाँ पर कह सकते हैं। तो संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 3 सालों का समय यहाँ पर लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का यहाँ पर समय एग्जैक्ट लगा था। आपसे एग्जैक्ट पूछते हैं। और वहीं संविधान के पूरे निर्माण होने में लगभग 64 से 65 लाख रुपए का भी खर्चा यहाँ पर हुआ था। कहीं 64 लिखा होता है, कहीं 65 लिखा होता है। आपको दोनों ही बातें याद होनी चाहिए। लगभग 64 से 65 लाख रुपए का यहाँ पर क्या हुआ था, खर्चा यहाँ पर हुआ था संविधान के निर्माण में। फिर पीछे हटता हूं मैं, इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके मोबाइल में रखिए, और जैसे ही वीडियो खत्म होगा तुरंत नोट्स बनाना शुरू कीजिए हाथों हाथ। बाद में नोट्स नहीं बनेंगे, नोट्स आपको अभी ही बनाने पड़ेंगे। आप अभी ही नोट्स बनाइए हाथों हाथ, और अभी हाथों हाथ ही चीजों को क्या करते चलिए, याद करते चलिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और चीजें पढ़ेंगे। अब संविधान सभा का गठन हो गया है, संविधान बनने का काम शुरू हो गया है, संविधान बन गया है। संविधान बनने के साथ साथ हमने एक काम और भी किया था। जी हाँ, हम दिन में तो संविधान का निर्माण करते थे, वहीं रात में यही संविधान सभा विधायिका के रूप में भी काम करती थी। जी हाँ, अब सब विधायिका का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे देश को चलाना भी पड़ेगा ना। केवल संविधान बना से अंग्रेज हमको छोड़ के चले गए हैं। 1947 में अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा समूह भारत से क्या कर गया, चल गया है। अब हमको देश भी चलाना पड़ेगा, अंग्रेज छोड़ के चले गए हमको। तो यही संविधान सभा, यही जो संविधान सभा हुआ करती थी, अब यही विधायिका के रूप में भी काम करेगी, जो कानून का भी क्या करेगी, आपका निर्माण करेगी। तो यहीं से संविधान सभा 2 काम करती थी। ध्यान दीजिए, जो संविधान सभा है उसके द्वारा 2 काम यहां पर किए जाएंगे। पहला, एक हम पढ़ चुके हैं कि ये दिन में कहीं का निर्माण करेगी, संविधान का क्या करेगी, आपका निर्माण करेगी। यही संविधान सभा विधायिका के रूप में भी यहां पर काम करेगी। जी हाँ, यही संविधान सभा विधायिका के रूप में भी क्या करेगी, आपका काम करेगी। अब संविधान निर्माण को तो हमने पढ़ लिया है कि संविधान निर्माण के समय
जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी तो विधायिका के रूप में संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे जीवी मावलंकर साहब। जी हाँ, इन्हीं को गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है और यही आगे चलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में भी चुने जाएंगे। मेरी बातों को फिर से ध्यान से सुनिए। संविधान सभा केवल संविधान का निर्माण नहीं करती थी, संविधान सभा उस समय पर क्या भी करती थी? आपका विधायिका का भी काम करती थी, संसद भी चलाती थी। मतलब अब संसद को संसद बोलते नहीं क्योंकि चुनाव नहीं हुआ देश में हमका, तो हम उसको विधायिका का नाम देंगे। तो संसद विधायिका के रूप में जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन से थे? आपके जीवी मावलंकर साहब थे। जीवी मावलंकर के बारे में एक बात बड़ी फेमस है कि ये गांधी टोपी पहनकर, जी हाँ, यह गांधी टोपी पहनकर क्या किया करते थे? अध्यक्ष यहाँ पर किया करते थे। एक क्वेश्चन मैं फिर कनेक्ट करूंगा इससे आपका कि वो कौन से प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो गांधी टोपी पहनकर शासन किया करते थे? जी हाँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। गूगल पर ढूंढिए, पता कीजिए कि वो कौन से देश के प्रधानमंत्री जी रहे हैं। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी रहे हैं और वो गांधी टोपी पहनकर क्या किया करते थे? शासन किया करते थे। तो आप चीजों को खुद सर्च करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं खोज पाएंगे, इसलिए पता कीजिएगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी टोपी पहनकर क्या किया करते थे? संविधान का शासन किया करते थे, मतलब वो प्रधानमंत्री रूप में काम किया करते थे। चलिए, अब इसी के बाद जैसे ही संविधान बनकर लगभग तैयार हो गया, उसी समय पाकिस्तान भी अलग हो गया हमसे। पाकिस्तान का भारत से क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब जब विभाजन हुआ तो सीटों का बंटवारा भी किया गया। जी हाँ, तो क्षेत्र जाएगा तो उसकी सीटें भी तो क्षेत्र में चली जाएगी। तो कुल मिलाकर 90 सीटें जो थी, जी हाँ, 389 में से 90 सीटें जो है वो कहां चली जाएगी? आपका विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले जाएगी। जो भारत में सीटें बचेगी वो बचेगी 299। देखिए, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, कुल सीटें कितनी थी अपने पास? 389 थी। 389 में से विभाजन के समय 90 सीटें कौन लेके चले गया? पाकिस्तान में चली गई। तो विभाजन हुआ तो 90 सीटें कहां चली जाएगी? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली जाएगी। इसी विभाजन के समय पर जो सीटें गई थी, बंगाल में एक सीट हुआ करती थी, अंबेडकर साहब की सीट थी, वो अंबेडकर साहब की सीट भी कहां चलेगी? पाकिस्तान में। फिर अंबेडकर साहब को वापस से मुंबई से लड़वाया गया और जो व्यक्ति मुंबई से अध्यक्ष बन चुका था, जो सदस्य बन चुका था, उस सदस्य को इस्तीफा दिलवाया गया और फिर से अंबेडकर साहब को वहां से चुनाव लड़ा तो उनको चुनाव जितवाया गया, क्योंकि अंबेडकर साहब हमारे संविधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको व्यक्ति चाहिए ही चाहिए था, इसलिए हमने उनको फिर से मुंबई से चुनाव लड़वाया। तो 2 बार चुनाव लड़े अंबेडकर साहब। एक बार कहां से लड़े थे? बंगाल से लड़े थे। लेकिन जिस बंगाल की सीट से वो चुनाव लड़े थे, वो जो चुनाव की सीट थी वो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चलेगी। वो क्षेत्र ही पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो व्यक्ति सदस्यता नहीं रही, और सदस्यता नहीं रही तो हमने फिर से इनको कहां से लड़वाया? भारत के मुंबई से चुनाव लड़वाया। और मुंबई में जो व्यक्ति हुआ करते थे उनसे हमने इस्तीफा दिलवाया। इस्तीफा के बाद फिर से अंबेडकर साहब को हमने क्या बनाया था? अब 90 सीटें चली जाएगी तो बचेगी कितनी? तो 299 सीटें फाइनली भारतीय संविधान सभा में थी। तो भारतीय संविधान सभा में, पाकिस्तान की पूछ ले तो भी हमको पता है 90 सीटें थी। भारतीय संविधान सभा में सीटों की क्या हुआ करती थी? आपका संख्या यहाँ पर हुआ करती थी। तो इस तरीके से देश में क्या हो जाएगा? आपका विभाजन हो जाएगा और ये सारी चीजें संविधान निर्माण होने के बाद क्या कर जाएगी? आपका बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में होगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। इतना लेंथी वीडियो, संविधान सभा को हमको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करना था। अब कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स बचे हैं, इन फैक्ट्स को मैं अगले वीडियो में यहाँ पर कवर कर दूंगा। साथ ही अगले वीडियो में हम अंतरिम सरकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही संविधान सभा में संविधान की कुछ समितियां बनाई गई थी, आपने नाम सुना होगा, प्रारूप समिति, झंडा समिति, इनके अध्यक्ष काफी सारा इंपॉर्टेंट है। तो एक ही वीडियो में मैं आपको उन 15 महिलाओं के नाम बताऊंगा जो संविधान सभा में शामिल थी। महिलाओं के नाम काफी पूछते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। साथ ही जो कमिटियां बनाई गई थी उनके अध्यक्ष काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही अंतरिम सरकार के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और कुछ फैक्ट यहाँ पर बचे हैं कि संविधान जब बन चुका था तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, किस दिन पारित किया गया था, सारी बातें। तो इसकी चर्चा, क्योंकि वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा फिर आप इसमें देखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर प्लीज अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।